हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझा लिया था। ठीक है, आई थिंक आज के लेक्चर में मुझे 5 से आगे आपको समझाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 5 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे यानी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके लिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, अवकलनीयता को, डिफरेंशिएबिलिटी को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए सबसे पहले आपको अवकलनीयता को समझना पड़ेगा कि कोई फंक्शन अवकलनीय कब होता है, कब नहीं होता है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालना आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला लिख लेता हूं और देन इसके बाद हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवकलनीयता को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लगा दें अवकलनीयता। देखिए सबसे पहले आप हेडिंग लगा ले अवकलनीयता। अवकलनीयता, इसको समझना पड़ेगा कि कोई फलन अवकलनीय कब होगा, कब नहीं होगा। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, कोई फंक्शन अवकलनीय कब होता है वो आपको पहले सीखना है। ठीक है, जब अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आती है तो हम क्या बोलते हैं कि जिस बिंदु पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ रही है उस बिंदु पर वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, यानी अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर मान लेता हूं मैं कि माना f(x) एक फलन, माना f(x) एक फलन अपने प्रांत के, माना f(x) एक फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर, माना f(x) एक फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, अवकलनीय होगा। देखिए अवकलनीय होने की क्या शर्त है फलन की, पहले ध्यान से देखिए। हमने क्या मान लिया कि माना f(x) एक फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर अवकलनीय होगा यदि, कंडीशन क्या है, यदि फलन f(x) के बाएं पक्ष का अवकलज, बाएं पक्ष का अवकलज, बाएं पक्ष का अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, फलन f(x) के बाएं पक्ष का अवकलज यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दाएं पक्ष का अवकलज, दाएं पक्ष का अवकलज यानी राइट हैंड डेरिवेटिव RHD। ठीक है, और दाएं पक्ष का अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो तो वह फलन अवकलनीय कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है। तो वह फलन अवकलनीय कहलाता है। देखिए मैंने क्या लिखा है, पहले ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए माना f(x) एक फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु C पर अवकलनीय होगा यदि, कंडीशन क्या है, यदि फलन f(x) के बाएं पक्ष का अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दाएं पक्ष का अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो तो वह फलन अवकलनीय कहलाता है या होता है। ठीक है,
देखिए, अगर कोई फंक्शन मैंने एफ एक्स मान लिया और एफ एक्स के डोमेन में प्रांत में एक बिंदु सी मान लिया है, अब वो उस बिंदु सी पर अवकलनीय कब होगा? यदि उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ जाए। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब वो बिंदु, उस बिंदु पर वो फलन क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है, अवकलनीय हो जाता है। ठीक है, तो अवकल्य की कंडीशन आपको पहले मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया कि माना एफ एक्स एक फलन अपने प्रांत के किसी बिंदु सी पर अवकलनीय होगा यदि फलन एफ एक्स के बाएं पक्ष का अवकलन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दाएं पक्ष का अवकलन राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर हो। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद रखना है और जितने भी क्वेश्चन इसके बेस पर है तो वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पे आपको लिखना है अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ऐसे लिखना है LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसमें आपको ध्यान रखना, देखिए फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट। देखिए f अगर बिंदु C पर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर C माइनस में h क्या रखना है? C माइनस में h माइनस में FC, बिंदु C के लिए FC और अपॉन में माइनस का h। इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप जब भी निकालोगे ना तो अपॉन में आपको क्या लेना है? माइनस का h लेना है। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 FC माइनस h माइनस FC अपॉन में माइनस का h। ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला क्या है? RHD। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस h, यहाँ पर देखिए क्या आएगा? प्लस आएगा, एफ सी प्लस एच माइनस में एफ सी अपॉन में प्लस का एच आएगा। क्या आएगा? प्लस का एच आएगा। अगर ये दोनों इक्वल है इट मीन्स डेट हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी फलन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ जाती है, यानी ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो इट मीन्स डेट हम क्या कहेंगे? देयरफॉर फलन एफ एक्स फलन अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अवकलनीय होगा। ये इसकी कंडीशन है। अगर किसी फंक्शन की किसी बिंदु पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ जाए इस तरह, तो हम क्या बोलेंगे? फलन एफ एक्स अवकलनीय होगा। अगर इक्वल नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल, फिर वो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए फॉर्मूला आपको ऐसे याद करना है। सबसे पहली बात, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, अब अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आएंगी अगर क्वेश्चन के अंदर, तो हम बोल देंगे कि उस बिंदु पर वो फलन अवकलनीय है। अगर किसी बिंदु पर अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब वो उस बिंदु पर फलन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर ले। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 5.2 का। ठीक है, क्या कहता है? एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है? cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5 है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखिए फलन का कोई नाम नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप यहाँ सॉल्यूशन लिख ले। इसको मान लो, लेट माना एफ एक्स मान लो या वाई मान लो, कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं इसको एफ एक्स मान लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब और साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, माना को क्या बोलेंगे? लेट बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, लेट। अब क्या करेंगे? इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो पहले ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट 2x ऑन बोथ साइड, 2x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है,
हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या शॉर्ट में लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड में आप पहले डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लें, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, राइट साइड में भी लगा लें डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, इन दोनों फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। अगर ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए तो हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल, गुणनफल वाला रूल। ठीक है, गुणनफल में क्या होता था, अगर अवकलन में दो फलन अगर गुणनफल में होते थे, अवकलन में अगर दो फलन गुणनफल में होते थे तो उनका अवकलज क्या होता था, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखिए इसको आप फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान ले और प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले आप यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए डी अपॉन डी एक्स, इसको तो पहले मैं सेम रख लेता हूँ। ठीक है, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होगा डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट रूल क्या था, अगर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है, प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ते हैं और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये होता है प्रोडक्ट रूल, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन मैंने किसको माना है, कॉस एक्स क्यूब को माना है, सेकंड फंक्शन किसको माना है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स की पावर 5 को माना है। तो देखिए फर्स्ट को छोड़ा, यानी इसको थोड़ा यहाँ से लिख लिया क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं होगी। तो एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन को छोड़ लो, यानी कॉस एक्स क्यूब को छोड़ा, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ा यानी साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, सेकंड को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट क्या है कॉस एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स मैंने पहले सेम रख लिया है, कॉस एक्स क्यूब को आपको पहले सेम रखना है, डिफरेंशिएशन का सिंबल साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 पर है तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, पावर के निकालते हैं, फिर बेस का निकालेंगे, फिर एंगल का निकालेंगे। ठीक है, तो पावर में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 है। देखिए पावर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। अगर इस रूप में कोई नंबर लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस में 1। ठीक है, चलो तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का क्या होगा, देखिए जो इसकी पावर है ये मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है, एन मतलब एन की वैल्यू 2 है, एक्स एक्स क्या है, ये पूरा एक्स है, साइन एक्स की पावर 5 को मैंने पूरे को एक्स मान लिया। तो देखिए साइन 2 माइनस 1 होगा, एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और एक्स की पावर 5 से क्या किया, पहले मैंने पावर का निकाला है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5। अब मैंने साइन एक्स की पावर 5 को मैंने एक्स माना था तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा, यानी बेस का करना पड़ेगा, बेस का, पावर का किया है पहले फिर बेस का करता हूँ, तो ये बेस में पूरा लिखा है साइन एक्स की पावर 5, तो इसका दोबारा करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की पावर 5। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को रख दिया एज इट इज, और यहाँ देखिए कॉस एक्स क्यूब को मानो कि एक्स है, तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस में साइन एक्स, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, एक्स को मैंने क्या माना है, एक्स क्यूब मानना है। इसके बाद एंगल का आपको दोबारा करना पड़ेगा, यहाँ तो केवल बेस था तो बेस का हो गया, अब आपको एंगल का करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए अगर x के स्थान पर कुछ होल लिखा होता है, मैंने क्या किया है, एक्स क्यूब को x माना है, अब जिसको मैं x मानूंगा उसका डिफरेंशिएशन मैं दोबारा करूंगा, ये रूल आपको अप्लाई करना है, इसको बोलते हैं चेन रूल, श्रृंखला नियम। ठीक है, तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना होगा,
कॉस एक्स क्यूब, यहाँ पर देखिए 2 सेम है, मल्टीप्लाई में साइन एक्स की पावर 5 है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइन एक्स की पावर 5 का, तो x की पावर 5 को मान के चलो कि x है, तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x की पावर 5 हो जाएगा। अब x की पावर 5 को मैंने x माना था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा, d/dx, x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन मुझे पुनः करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 को रख दी एज इट इज, ठीक है। माइनस चल रहा था यहाँ पर, तो ये माइनस और ये प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो यहाँ डायरेक्ट मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और इसको मैंने सेम रख दिया, इसको अभी आप सेम लिख दे, साइन एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको लिख दिया और ये लिख दिया, मल्टीप्लाई में ऐसा रहे। अब देखिए एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर, ठीक है, पावर इनटू में आएगी और एक पावर कम हो जाती है। डिफ्रेंसिएशन क्या करता है, पावर को डिक्रीज कर लेता है, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैंने वही अप्लाई किया, x की पावर n वाला क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस में 1 वाला, ठीक है, पावर के लिए वही वाला फॉर्मूला है सभी की इसमें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए cos x क्यूब, इसको अभी सेम रख दो, मल्टीप्लाई में चल रहा है 2, तो 2 इंटू में साइन x की पावर 5, और यहाँ पर देखिए cos x की पावर 5, ठीक है। x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, जो इसकी पावर होगी वो तो मल्टीप्लाई में आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 5x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। x की पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 5 इंटू एक्स की पावर 4, फिर माइनस में साइन स्क्वायर x की पावर 5 सेम रख दिया, साइन एक्स क्यूब, और यहाँ पर कितना होगा 3x स्क्वायर, इसको सेम रख दिया। इसको आप थोड़ा सही से लिख ले, ठीक है, जो नंबर है इनका मल्टीप्लाई करा के आप लिख ले, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 2 जा 10 है ये नंबर, और ये नंबर इसका मल्टीप्लाई करा दे, x की पावर 5 इसके साथ में लिख ले आप पहले, फिर जो बच रहा है वो लिखे आप, ठीक है, cos x क्यूब, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेंगे साइन x की पावर 5, फिर cos x की पावर 5, ठीक है। राइट में देखिए 3x स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ मैं, तो 3x स्क्वायर लिख दिया मैंने सबसे पहले, फिर जो बचा वो लिखो आप साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू में साइन x क्यूब, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, इसको आप चेक कर ले पहले एक बार, इसको चेक कर लेते हैं, हो सकता है बुक ने आगे पीछे घुमा के लिखा हो, आंसर बिल्कुल आपका राइट है, बस आगे पीछे मल्टीप्लाई में लिखा हो सकता है, वो आप चेक कर लो, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर था ये 6, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखिए। 10x की पावर 4 साइन x की पावर 5, ठीक है, cos x की पावर 5, ठीक है, cos x क्यूब, ठीक है, बिल्कुल, बस इसने ये लिख दिया पहले, ये दो बाद में लिख दिया, एक ही बात है। फिर माइनस 3x स्क्वायर, बिल्कुल राइट है, साइन स्क्वायर x की पावर 5, बिल्कुल राइट है, और साइन एक्स क्यूब, बिल्कुल राइट है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। बस बुक ने क्या किया, पहले इसको लिखा है, फिर साइन एक्स की पावर 5 लिख दिया, फिर ये लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया इसने, ये सेम था, इसके बाद इसने साइन एक्स क्यूब लिख दिया, फिर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 लिख दिया, एक ही बात है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इसको नोट कर ले पहले सही से। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आपको बिल्कुल सीक्वेंस में सॉल्व करना है। देखिए क्या दिया हुआ है कि x के सापेक्ष अवकलन निकालना है आपको, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन, डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, किसका निकालना है, 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लिख ले पहले, वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इसके बाद कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन आप लिख ले, इसके बाद इस फंक्शन को आप y के इक्वल या fx के इक्वल मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको fx के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है,
तो लेट माना मैंने क्या कर दिया, इस फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल मान लिया, आप वाई के इक्वल भी मान सकते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, अवकलन निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिख लो पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलो देखिए, दोनों साइड में अवकलन का सिंबल आपको लगाना है डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स 2 इंटू में रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, दोनों साइड में डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लिया है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, एफ डैश एक्स लिख लो इसको, ठीक है। अब 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी अपॉन डी एक्स रूट कॉट एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। अब रूट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको आप x मान के चलो, थोड़ा देर के लिए इसको x मान के चलो। देखिए आपको पता है कि d अपॉन डी एक्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर x के स्थान पर मैंने क्या मान लिया, कॉट एक्स स्क्वायर को मान लिया मैंने, कॉट एक्स स्क्वायर को मैंने x मान लिया माइंड में थोड़ा देर के लिए, तो मान लिया कि ये रूट एक्स लिखा होगा, तो रूट एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है डायरेक्ट, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर लो, इसकी पावर हाफ भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर पावर वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल काम क्या है, अगर आपको जल्दी आंसर निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है। तो देखिए अब तो एफ डैश एक्स तो मैंने सेम रख दिया है, 2 एज इट इज है, मल्टीप्लाई, देखिए इसको मैं x मान के चल रहा हूँ कॉट एक्स स्क्वायर को, तो रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। अब जो मैंने x माना है रूट के अंदर, मैंने x किसको माना है, कॉट एक्स स्क्वायर को माना है, तो ये मैं सेम लिखूंगा, ठीक है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया, इसको मैंने x माना था, ये मैंने सेम लिख दिया है। अब जिसको x मानते उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करते हैं चेन रूल से, तो d अपॉन डी एक्स, एक्स मैंने किसको माना था, कॉट एक्स स्क्वायर को माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 से 2 कट हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, 1 में अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई चल रहा है बीच में, कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर को दोबारा ये मान के चलो कि ये x है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा फिर, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स मैंने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को माना था, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। अब एक्स स्क्वायर को हमने एक्स माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको दोबारा करना है चेन रूल से, ठीक है। जिसको एक्स मानेंगे उसका डिफरेंशिएशन दोबारा करेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इक्वल टू, पहले देखिए मैं क्या करूँगा, इस माइनस को पहले लिख लेता हूँ, इसका मल्टीप्लाई 1 से करा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या चल रहा है, अंडर रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, ठीक है। अब इसको सही से लिख ले पहले आप, या आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको देखिए पहले, एक एक स्टेप में आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी बात। देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, पहले लिख लो 2x कांस्टेंट को, यहाँ पर 1 लेट कर लो ना, तो पहले 2x को लिख लो आप, पहले तो माइनस चल रहा था, तो -2x, ठीक है। फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स को लिख लो, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर देखिए। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है रूट कॉट एक्स स्क्वायर, रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपको इसको और सॉल्व करना है, एनसीईआरटी वाला आंसर मैच करना है, एनसीईआरटी बुक में जो आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है, अगर वो आंसर आपको मैच करना है तो आपको इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको यहीं पर छोड़ना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हमें इसको और हम सिंप्लीफाई करें। देखिए ये आंसर बिल्कुल आपका राइट है। एग्जाम में आप चाहो तो यहीं पर छोड़ दो, अदरवाइज आप इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर टाइम है तो। देखिए एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ है तो वो आंसर मैं लेकर दिखा रहा हूँ कि वो आंसर कैसे आता है। ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप समझाऊंगा और एनसीईआरटी के एक एक आंसर आपको लेकर दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहले अगर आपको एनसीईआरटी वाला आंसर लाना है ना, जो बुक में छपा हुआ है, तो देखिए कैसे लाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखिए पहले तो आपका आंसर यहाँ पर हो चुका है। एग्जाम के लिए तो आपको यहीं पर लिखना है, एग्जाम के लिए तो आपको यहीं पर लिखकर छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन अगर आईटीआई के एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ तो ये क्वेश्चन मतलब एमसीक्यूज की फॉर्म में होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में होगा तो वहाँ पर जो आंसर शीट में होता है तो वही आंसर वहाँ पे दिया होता है। तो वहाँ पर आपको एकदम राइट टिक करने के लिए वो आंसर एकदम निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मैं निकालना सिखा रहा हूँ कैसे हम निकालेंगे एनसीईआरटी वाले आंसर को। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया है। बट मैं आपको अब इसको और आगे समझा लेता हूँ कि जो एनसीईआरटी में आंसर है वो कैसे आया है। देखिए एफ डैश एक्स तो सेम चलता रहेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आप ध्यान देना मेरी बात पे। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ कि -2x लिख दिया मैंने, और यहाँ पर रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने एज इट इज। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। ये कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैंने बाहर कर दिया, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझना। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना होगा, देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स यहाँ पर देखिए -2x तो सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना आपको क्या है कि इस कॉट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए रूट के अंदर कि पहले 10th क्लास में आपने कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है वो देखिए पहले। कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स होता है कॉट एक्स का फॉर्मूला। इसको आपको यहाँ पर ओपन करना है। ठीक है, एंगल जो होगा वही आएगा। तो कॉट एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए -2x, और इसको आप ऐसे लिख लो रूट ब्रेक करके कि रूट कॉस एक्स स्क्वायर, दोनों का रूट आप ब्रेक कर सकते हैं दोनों में ऐसे करके। तो दोनों में मैंने रूट सिंगल सिंगल ब्रेक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, अब देखिए नीचे वाले नंबर की फ्रैक्शन है, ऊपर वाले नंबर के नीचे यहाँ पर 2x के नीचे 1 मान लो। जो नंबर सबसे नीचे होता है उसकी मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगी, और बीच वाले नंबर की बीच वाले से मल्टीप्लाई होगी। इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये नंबर ऊपर जाएगा तो माइनस में 2x रूट साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में इस बीच वाले नंबर की बीच वाले से मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो रूट में क्या आएगा, कॉस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैंने सेम लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना क्या है उसको ध्यान से देखिए। पहले यहाँ देखिए एफ डैश एक्स के इक्वल क्या चल रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स के इक्वल क्या चल रहा है, माइनस में 2x अंडर रूट के अंदर साइन एंगल में एक्स स्क्वायर है। ठीक है, साइन एंगल में एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है, रूट कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख दूंगा ब्रेक करके कि साइन एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं हो रही है, इधर से देखिए साइन
एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या किया मैंने, इसको तो मैंने सेम लिख लिया, देखो इतनी वैल्यू तो मैंने सेम लिखा है, वन भी ऊपर सेम है, बस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर दी मैंने पावर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर देखिए इनका बेस सेम है, वन मान लो, साइन की पावर तो कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी पावर मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दी है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो समझिए ध्यान से, इस -2x को और जो ये साइन एक्स स्क्वायर है इसको मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, इसको पहले कर दिया मैंने। ठीक है, 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर को लिख दिया पहले। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, रूट में देखिए ये दोनों नंबर रूट में लिखे हैं, इसको दोबारा आप रूट में लिख सकते हैं ऐसे, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये नंबर तो हमने पहले लिख दिया था, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको सही से लिख लेता हूँ मैं, साइन एक्स स्क्वायर है, एंगल में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है कि -2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर सेम रख दिया है। यहाँ पर देखिए ये जो साइन एक्स स्क्वायर है ये रूट से बाहर है, अगर मुझे इसको इसी रूट में लाना हो, अगर मुझे साइन एक्स स्क्वायर को इस रूट में लाना हो तो मैं क्या करूँगा, आपको क्या पता है, अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, वो बाहर निकल जाती है बिना स्क्वायर के। अगर इस वैल्यू को मुझे अंदर रूट के अंदर ले जाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर बनकर ये वैल्यू रूट के अंदर जाएगी। ठीक है, बात आपको पता है, देखिए कैसे मान लिया एक्स स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल आपको एक्स मिल जाएगा। अगर मुझे इस एक्स को दोबारा रूट में ले जाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा रूट एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो वही आएगी, बात तो वही है। ठीक है, तो यानी अगर जब ये साइन एक्स स्क्वायर रूट के अंदर आएगा यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहले अब मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीप्लाई तो 1 से करा दूँ तो वो वही आएगा, साइन एक्स स्क्वायर आएगा। और यहाँ पर देखिए इस वैल्यू को भी मैं रूट के अंदर ला रहा हूँ तो क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान समझ लो, जब ये मैं इस रूट के अंदर लाऊंगा तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये रूट से बाहर निकालता हूँ तो फिर क्या बच जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बात वही है। और 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो मिल गया। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए ध्यान से, माइनस में 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर सेम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन एक्स स्क्वायर यानी सेम नंबर है, बस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डबल है और यहाँ पर सिंगल है, तो इससे कट जाएगी इसकी पावर, यहाँ पर 2 थे ना तो यहाँ से 1 कट जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो अब क्या बचेगा, देखिए यहाँ तो केवल 1 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, मल्टीप्लाई को लिखने की जरूरत नहीं, डॉट की फॉर्म में यूज कर लो, साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा ऐसे। ठीक है, स्क्वायर कट गया, इसका सेम नंबर थे तो इससे कट गया इस साइन का स्क्वायर, तो यहाँ पर केवल साइन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, देखिए ध्यान से, -2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर को आपको सेम रखना है। देखिए 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 ही होता, तो 1 रूट से बाहर निकल के 1 बन जाएगा। अब बाकी क्वांटिटी रूट में रहेगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो साइन एक्स स्क्वायर लिख दूंगा और फिर कॉस एक्स स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या पता है, अगर मैं यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में √2 का मल्टीप्लाई कराता हूँ तो इससे क्या होगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और 2x, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर √x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कराता हूँ, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा, अगर आपको याद होगा तो। देखिए इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर फॉर्मूला बनाने के लिए, यहाँ पर फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर इस टर्म्स में √2 से तो मल्टीप्लाई करा दिया मैंने ऊपर। ठीक है, और नीचे देखिए ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर है और इनटू में कॉस एक्स स्क्वायर है। अब मैंने क्या किया, देखिए पहले यहाँ पर इसको
चाहो तो आप बाहर लिख लो, यहाँ 1 मान लो मैं। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 मान लिया, इस 1 को तो ऊपर मान लिया, √2 से तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया और √2 से मैंने डिवाइड करा दिया। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे यहाँ पर sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। देखिए अब √2 से √2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपको वही वैल्यू मिल जाएगी, यानी √2 का √2 से इंटू करने पर इस फंक्शन पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए फिर अब यहाँ पर करता हूँ इसको। इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा आप सही से लिख लें, f' इक्वल टू, यहाँ पर क्या चल रहा है, माइनस में 2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए √2 का 1 से मल्टीप्लाई करा दो तो √2 1 जा √2 आएगा। और यहाँ पर ध्यान के देना, देखिए ये √2 भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो इन सभी वैल्यू को मैं एक ही रूट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक रूट लगाया पहले सब पे, वो 2 रूट में था तो वो भी रूट में आएगा 2, साइन एक्स स्क्वायर भी रूट में है और कॉस एक्स स्क्वायर भी रूट में है, तो इनको मैंने सेम लिख लिया है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर -2x अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा √2 तो सेम चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर, यानी एंगल दोनों का सेम है, इसको मान के चलो कि ए है, तो 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2a। 2a का मतलब a की वैल्यू क्या मानी मैंने, एक्स स्क्वायर को माना है, तो यानी 2x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है वो ये वाला फॉर्मूला यूज किया है कि 2 साइन ए इंटू में साइन 2a क्या होता है, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जहाँ पर मुझे ये दिया था तो मैंने ये लिख दिया, एंगल दोनों का सेम है, तो यहाँ पर मैं साइन 2a की फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख लें, पहले √2 को लिख रहा हूँ, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर पहले आप क्या करो, माइनस में 2x √2 चल रहा है, और यहाँ पर देखिए आप पहले यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर इंटू में रूट में क्या आएगा, साइन 2x स्क्वायर, और ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसको चेक कर ले, पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। अदरवाइज आप ऊपर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। आंसर मैच करने के लिए मैंने ये आपको समझा लिया है। तो देखते हैं पहले आंसर क्या आता है इसका। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 था ये, माइनस में 2√x, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है आपको बता देता हूँ मैं, आंसर आप मैच कर लो, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। बस इसने क्या कर दिया, अगर इसको सही से आपको होल लिखना है तो लिख सकते हैं, पहले तो आप √2 लिख लो, पहले तो आपने 2 लिख दिया, फिर √2 लिख दिया, फिर ये x लास्ट में लिख दिया, फिर ये माइनस पहले लगा दिया, और फिर इसको आपको सेम लिखना है जैसे कि लिखा गया है पीछे, देखिए ध्यान से, साइन एक्स स्क्वायर और साइन 2x स्क्वायर बिल्कुल राइट लिखा गया है, ऐसे ही आपको इसको लिखना है फिर, ठीक है। देखिए तो ऐसे आपको कर लेना है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इतनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। और एग्ज़ाम में तो आपको यहीं पर छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्ज़ाम के लिए तो इतना लंबा इसमें कैलकुलेशन हो जाएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको पहले नोट कर ले आपको इसको, ठीक है, इसको आप बिल्कुल सही से नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए हम, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है, cos √x, इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लो सॉल्यूशन, यानी हल। क्या देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिख दिया, इसके बाद आपको माना, लेट, इस फंक्शन को एक नाम रख दो, ठीक है, जो ये फलन दिया हुआ है इसका एक नाम रख दो आप, तो माना यानी लेट, इसको y मान लो, fx मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसको मैं fx ही मान लेता हूँ, cos √x, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन का सिंबल लगा लो, d/dx fx,
डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट में एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। अब देखिए रूट एक्स को मान के चलो कि एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, माइनस में साइन एक्स, तो माइनस में साइन एक्स। अब एक्स किसको माना मैंने भाई, कॉस एक्स, देखिए कॉस रूट एक्स लिखा हुआ है, तो रूट एक्स को मान लो कि एक्स है, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है, तो यानी माइनस में साइन, और एक्स किसको माना है, रूट एक्स को माना है। अब इस रूट एक्स को मैंने एक्स माना है, तो इसका डिफरेंशिएशन मुझे दोबारा करना पड़ेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस में साइन रूट एक्स। अब देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है, फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, ठीक है। अब इसको थोड़ा सही से आप लिख लें, माइनस में साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, तो ये आपका आंसर है। इसको आप चेक कर ले पहले एक बार, इसका आंसर चेक कर लेते हैं, इसको नोट कर ले पहले आप। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको अगर फॉर्मूला याद है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, तो क्वेश्चन आप पे बन जाएगा एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो माइनस में साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स बिल्कुल राइट आंसर है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार देखिए पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ले। देखिए, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आर और एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी 1 पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलित नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि जब भी अगर आपको अवकलित चेक करना है, यानी फंक्शन अवकलनीय है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर वो दोनों एग्जिस्ट करती है, अगर वो दोनों लिमिट्स अगर इक्वल होती है, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर इक्वल आती है, तो हम बोल देंगे कि जो वो फंक्शन है वो पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी अवकलित होगा, ठीक है। अगर वो इक्वल नहीं आती है तो ये अवकलित नहीं होगा। और इनके फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए थे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। तो अब देखिए मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ, आपको बात समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। आपको सिद्ध करना है कि एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले यहाँ लिख लेता हूँ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको लिखना है, यहाँ पर दिया है गिवन, क्या लिखना है, दिया है। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखना है, दिया है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या बोलेंगे, गिवन। देखिए एफ एक्स फंक्शन कितना दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस में 1 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर आपको चेक करना है कि ये अवकलित नहीं है, ठीक है। आपको चेक क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालनी पहले इस फंक्शन की। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, x इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, कल लिखवाया था मैंने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस में h, अगर बिंदु c है तो c माइनस में h f c अपॉन में माइनस का h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ पर आपको माइनस h लिखना है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका चेक कर रहा हूँ मैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए c की वैल्यू, अब देखिए बिंदु यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यानी c के स्थान पर आपको 1 पुट करना पड़ेगा। तो देखिए f से में c की वैल्यू 1 माइनस में h, फिर x की वैल्यू 1 है ना, तो ये देखिए मैंने फॉर्मूला c के रूप में लिखा है, यानी c की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पर क्या रखना है, आपको 1 रखना है, ठीक है, अपॉन में माइनस का h चलेगा। इसके बाद देखिए ये सारी वैल्यू आपको फंक्शन में पुट करनी है, तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं पर समझ में नहीं आता है। देखिए
यहाँ पर क्या लिखा है, एफ ऑफ 1 माइनस में एच, और यहाँ पर फलन क्या था, देखिए फलन था मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस में 1 था मोड के अंदर, और यहाँ एफ के आगे क्या लिखा है, 1 माइनस में एच लिखा है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस में एच है, ऐसे, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 1 माइनस में एच आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 माइनस में एच यहाँ पर, और ये -1 पहले से, ठीक है। तो यानी अगर मैं इस वैल्यू को जब यहाँ पे रखता हूँ एफ एक्स की वैल्यू, यानी एफ 1 माइनस एच की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 1 माइनस में एच माइनस में 1, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू मैंने 1 माइनस में एच यहाँ पे रखा है तो मुझे ये मिलेगा। तो यानी इसका मान देखिए, इसका मान क्या मिल रहा मुझे, इसका मान मुझे मिलेगा मोड के अंदर 1 माइनस में एच माइनस में 1, ठीक है। चलो मोड लगा लो इस पर। f1 अगर मैं अब यहाँ पर इस वाले फलन में 1 रखता हूँ, यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर भी 1 आएगा, x के स्थान पर 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस में 1 आएगा, अपॉन में माइनस का h, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 से 1 कट हो जाएगा, माइनस में h आएगा मोड में, और यहाँ पर 1 में से 1 0, यानी 0 का मोड, और माइनस में h, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखिए h जब मोड से बाहर आएगा तो प्लस h हो जाएगा, और 0 का मोड, h जब मोड से बाहर आएगा तो h बन जाएगा, और 0 का मोड क्या होगा, 0 होगा, माइनस में h हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ लिख देता हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर बच जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और h अपॉन में माइनस का h हो जाएगा, h से h 1 टाइम कट हो जाएगा, तो यानी माइनस का 1 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव आपको चेक करना पहले कि कितना आता है, ठीक है। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखो क्या आता है। फॉर्मूला क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव का, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस में h माइनस में एफ सी अपॉन में h, ऐसे, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो यानी ये 1 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू होगी, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर x मान सकते हो, x यानी c को मान सकते हैं x, ठीक है। ये c x हो जाएगा, ये c x हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप x मान के चल सकते हैं। अगर मैंने फॉर्मूला c के रूप में लिखा है तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर ये 1 किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी, ये आपको याद रखना है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 चल रहा है, f c की वैल्यू क्या है 1, तो 1 प्लस में h, यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में h हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखिए ये f 1 प्लस h आपको यहाँ रखना फंक्शन में, फंक्शन वही था एफ एक्स बराबर कितना था, देखिए मॉड x माइनस में 1 था। अब यहाँ f के आगे 1 प्लस h है, तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा, x की वैल्यू होगी, ये कंपैरिजन से यहाँ से देखिए x की वैल्यू होगी 1 प्लस h, तो यहाँ पर रखो 1 प्लस में h, और x की वैल्यू ये वाली पूरी x की वैल्यू है, ये आपको यहाँ भी रखनी पड़ेगी 1 प्लस में h माइनस में 1, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, f 1 प्लस h की वैल्यू आएगी आपकी 1 प्लस में h माइनस में 1 आएगी मॉड। और जब मैं अगर इस फंक्शन में यहाँ पर 1 रखता हूँ, देखिए f1 यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1, यानी ये आएगी f1 पर फलन का मान क्या आ रहा है, मॉड 1 माइनस में 1 आ रहा है अपॉन में h, ठीक है। अब देखिए आगे इसको मैं हटा देता हूँ। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखिए 1 से 1 कट हो जाएगा, यहाँ पर केवल h बच जाएगा, और 1 में से 1 0 का मॉड क्या होगा, 0 हो जाएगा अपॉन में h, तो कितना आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर h अपॉन h बच जाएगा, h से h 1 टाइम कट हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखिए अब h तो है ही नहीं, लिमिट आप रख नहीं पाओगे तो 1 आएगा, तो यानी ये हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 1 आया। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू +1 है, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर जो दिया गया फलन f(x) है वो अवकलित नहीं है,
ठीक है, अगर ये इक्वल होती तो अवकलित हो जाता है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहा तो ये अवकलित नहीं होगा, और ये हमें सिद्ध करना था। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए x इक्वल टू 1 पर फलन fx अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलित नहीं है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ जाती तो ये फंक्शन अवकलित हो जाता है, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन अवकलित नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है कि एफ सी माइनस में एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच है। ये फॉर्मूला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए है, और ये फॉर्मूला राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए है। ये आपको याद होना चाहिए। आप इसको x की फॉर्म में भी याद कर सकते हैं कि एफ एक्स माइनस में एच माइनस में एफ एक्स अपॉन में माइनस एच। ठीक है, वहाँ पर भी सेम एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, यानी सी को आप x मान के चल सकते, एक ही बात है। तो देखिए ऐसे आपको ये लिमिट निकालनी है, ये डेरिवेटिव निकालना है। अगर दोनों इक्वल आता है तो मतलब ये अवकलित है, अगर इक्वल नहीं आता है तो अवकलित नहीं है। तो इसको नोट कर ले पहले। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बीच में होनी चाहिए, और x इक्वल टू 1 तथा x इक्वल टू 2 पर अवकलित नहीं है। आपको प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है। तो देखिए पहले कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में समझाता हूँ। पहले देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। देखिए इसमें क्या होगा, लिखा तो है इसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, लेकिन इसका जो इंटीजर की वैल्यू निकालती है ना वो हम इससे कम निकालते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि अपने से छोटा पूर्णांक, अपने से छोटा पूर्णांक। देखिए कैसे, अगर मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ये इसका सिंबल है, मान लिया x है, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ठीक है, ये इसका सिंबल है लिखने का। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चिन्ह है। अब देखिए मान लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर मान लिया 2 लिखा गया है, तो अगर कोई होल वैल्यू है केवल आपको 2 मिलेगा। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1.2 है तो अब देखिए 1.2 से छोटा इंटीजर क्या होगा। अब लंबा लाइन पे इसको देखिए, पहले यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए 1.2 कहाँ पे लाई करेगा, 1.2 1 और 2 के बीच में समथिंग यहाँ पर होगा 1.2। ठीक है, अब देखिए 1.2 से छोटा इंटीजर क्या आ रहा है लंबा लाइन पे, इंटीजर क्या होता है 1। देखिए 1.2 से छोटा इंटीजर क्या आ रहा है, 1 के पास आ रहा है। तो यानी यहाँ पर जो लिखा होगा वो आप यहाँ लिख लेते डायरेक्ट। इसके बाद देखिए 2.5 अगर आपको लेना है तो देखिए 2.5 यहाँ पर होगा 2 और 3 के बीच में, यहाँ पर मान लिया 2.5 आएगा। अब देखिए 2.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। यानी जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी ना वो आपको लिखनी होती है। ठीक है, जैसा कि मान लिया -1.5 लिखा है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। देखिए ये लंबा लाइन है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इधर -1 -2 माइनस का 3 है। अब ध्यान से समझिएगा, -1.5 कहाँ पे लाई होगा, -1.5 -1 के बाद यहाँ पर आएगा -1.5 आएगा। अब देखिए -1.5 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -1.5 से छोटा इंटीजर है -2। ठीक है, माइनस वाले जितने नंबर बड़े होते हैं वो छोटे होते हैं हमेशा। तो देखिए -1.5 से थोड़ा छोटा इंटीजर कौन सा आ रहा है, -2 आ रहा है। यानी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, -1.5 की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगा इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है,
अब देखिए अगर मान ले कहीं पर ये लिखा है 2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो यहाँ पर आपको केवल 2 लिखना है। देखिए अगर कहीं पर मान लिया कि 2 + h लिखा हुआ है तो इससे देखिए इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना, तो कैसे बताओगे? देखिए जो पहले नंबर लिखा है ना वो इसका ग्रेटेस्ट होगा। अगर माइनस लिखा हो तो देखिए माइनस के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए कैसे करना है। 2 से कम करना है। देखिए अगर 2 में से कुछ वैल्यू अगर लेस हो रही होगी तो वो तो 2 थोड़ी ना रहेगा, वो 2 से कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, यानी 1 के पास आएगा। तो आपको ट्रिक केवल ये वाली याद रखनी है कि अगर 2 के आगे प्लस लिखा है यानी 2 + h है तो आपको केवल 2 लिखना है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर 2 माइनस में h है तो यहाँ पे 2 लिखा है ना, यहाँ से भी आपको एक इसमें से कम करना पड़ेगा, यानी 2 से आपको एक करना है कम, तो कितना आएगा? 1 आएगा। समझ के बात? कहीं पर अगर 1 प्लस में h लिखा है, इसका ग्रेटेस्ट पूछ लिया है तो 1 प्लस समथिंग है तो 1 आएगा इस ग्रेटेस्ट। अगर 1 माइनस समथिंग है तो 1 से भी एक कम आपको क्या लिखना है? 0 लिखना है। 1 से भी एक कम क्या होगा? क्योंकि अगर 1 में से कुछ वैल्यू मान लिया अगर माइनस हो रही है तो ये मान लिया कि मेरे पास अगर 1 में से कुछ अगर माइनस हो रहा है तो 0.9 होगा। अब देखिए 0.9 अगर यहाँ पर पड़ रहा है तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो ट्रिक मैंने बता दिया है। 1 माइनस h होगा तो 1 से भी आपको थोड़ा से कम लिखना है, तो 1 से कम क्या हुआ? 0। अगर 1 प्लस h होगा तो इस जो यहाँ पर 1 लिखा है फर्स्ट वाला वो सेम लिखना है। ठीक है, तो ऐसे इसका ग्रेटेस्ट निकलता है। अब देखिए इतनी जानकारी अगर आपको समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन में देखिए, अब क्वेश्चन को अब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से। सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) = x = 1 और x = 2 पर अवकलित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। उसके बाद दिया है, ठीक है, गिवन। क्या दिया हुआ है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिवन। आपको दिया हुआ है कि फलन आपको दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है। ठीक है, आपको चेक करना है कि x = 1 व x = 2 पर अवकलित नहीं है। ठीक है, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, ऐसा आपको इसको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। दोनों अगर वैल्यू इक्वल आती है तो ये अवकलित हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं आती है तो अवकलित नहीं होगा। तो देखिए पहले 1 पर हमें प्रूव करना है, तो आप लिख ले x = 1 पर। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू दी है तो इस बारे में जो फॉर्मूला यूज करूँगा वो x की फॉर्म में करूँगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा फिर? लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखिए x की वैल्यू दी है तो अब आप फॉर्मूला यूज कर लो कि f(x) माइनस में h लेफ्ट के लिए और f(x) अपॉन में क्या होगा? माइनस में h होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप c भी मान सकते हैं, अभी मैंने c मान के आपको समझाया था। ठीक है, तो यहाँ आप c मान सकते हैं। अगर वैल्यू मेरे पास x की दी हुई है, अगर वैल्यू मेरे पास x की दी है तो मैं यहाँ पर x मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा? f(x) माइनस में h माइनस f(x) अपॉन में माइनस में h। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 सेम रहेगा, f सेम, x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस में h। ठीक है, माइनस में f1 अपॉन में माइनस का h। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपको क्या करना है? अब फंक्शन की पहले वैल्यू पुट कर लो आप। देखिए f के आगे क्या लिखा है? f1 माइनस में h लिखा है, इसको पहले साइड में समझिए। देखिए f के आगे क्या लिखा है? f1 माइनस में h लिखा है, इसको पहले साइड में समझ लो कि 1 माइनस में h लिखा है। इसका क्या मतलब है? देखिए फंक्शन आपके पास क्या था? फंक्शन था f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। अब देखिए यहाँ f के आगे हमेशा x होता है, तो यानी यहाँ पर f के आगे क्या लिखा है? 1 माइनस में h लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस में h होगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? ग्रेटेस्ट में, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको 1 माइनस में h पुट करना पड़ेगा। x यहाँ पर है, देखिए x की वैल्यू ये, और ये x की वैल्यू आपको यहाँ पर भी रखना है, यानी f(1 माइनस h) की वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटेस्ट 1 माइनस में h, यानी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर क्या आएगा? 1 माइनस में h आएगा। फिर
अगर मैं यहाँ 1 रखता हूँ तो f1, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना, तो अगर मैं इस फंक्शन में 1 रखता हूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो देखिए f1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। अब देखिए अपॉन में माइनस का चल रहा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये सेम रहेगा। देखिए अभी मैंने ट्रिक क्या बताया था कि 1 से थोड़ा सा कम, कितना कम, अगर 1 माइनस में h लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0, ठीक है। मैंने क्या बताया था, अगर 1 माइनस में h ग्रेटेस्ट में लिखा है तो 1 से 1 कम करके लिखते हैं हमेशा, ठीक है। 1 से 1 लेस क्या होगा, 1 माइनस 1 यानी 0 हो जाएगा। 1 से 1 करना है कम, तो 1 माइनस 1 यानी 0, ठीक। अगर 1 प्लस h कहीं पर लिखा हो तो फिर आपको जो नंबर पहले लिखा है वही आपको यहाँ पर लिखना है, ये इसकी ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 0, और फिर 1 के ग्रेटेस्ट क्या होगा, 1 ही होगा, और माइनस का h, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस में 1 अपॉन में माइनस के, माइनस से माइनस हो जाएगा कट। अब देखिए अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ यहाँ पर तो कितना आएगा, 1 अपॉन में 0 यानी इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन हो गया, क्या हो गया, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। फंक्शन कैसे होगी, अपरिभाषित हो गया। अगर एक भी फंक्शन, अगर एक भी साइड से अगर ये फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए तो हम ये बोल नहीं सकते कि ये फंक्शन अवकलित होगा, ठीक है। अवकलित अब ये हो ही नहीं सकता। आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये फंक्शन देखिए यहाँ पे नॉट डिफाइन हो गया तो इसका मतलब ये अवकलित तो है ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं, पहले राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए बात वैसे यहीं पर क्लियर होगी कि अगर इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है तो मतलब फंक्शन अवकलित तो है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ, ये वाली लाइन ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए x इक्वल टू 1 पर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, x इक्वल टू 1 पर, ठीक है। 1 के लिए चेक करें पहले, राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ x की फॉर्म में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस में h माइनस में एफ एक्स अपॉन में h हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 1 पे निकालना है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पहले 1 पुट कर ले, तो f ऑफ यहाँ पर 1 प्लस में h, f ऑफ 1 और फिर अपॉन में h, ठीक है। अब देखिए फिर आपको समझाता हूँ मैं, देखिए f के आगे क्या लिखा है, f1 प्लस में h लिखा है, ठीक है। और हमारे पास फंक्शन क्या था, देखिए फंक्शन हमारे पास ये था कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो यानी यहाँ पर f के आगे x होता है, तो यानी यहाँ पर f के आगे जो भी है वो x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू क्या, 1 प्लस h है यहाँ पर कंपैरिजन से, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है x की वैल्यू ग्रेटेस्ट के अंदर, ठीक है। x की वैल्यू 1 प्लस h आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी रखनी पड़ेगी ऐसे करके, तो यानी f1 प्लस h पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h मिलेगा। और अब देखिए यहाँ पर 1 है, तो यदि अगर मैं यहाँ पर इस फलन में 1 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो क्या मिलेगा मुझे, f1 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 मिलेगा। तो अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, देखिए डायरेक्ट मैंने आपको साइड में निकाल के दिखा ली है ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए f1 प्लस h की वैल्यू, f1 प्लस h की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस में h, ठीक है। माइनस में f1 पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है और अपॉन में h चल रहा है, ठीक है। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये सेम है। अब देखिए अब मैंने क्या बताया था, अब लिमिट h टेंडिंग टू 0 अब ये सेम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि 1 प्लस h अगर कहीं पर लिखा हो और इसका ग्रेटेस्ट आपको निकालना हो तो 1 प्लस h का मतलब जो नंबर पहले लिखा है वही इसका आंसर आता है, ठीक है। यानी 1 प्लस h से छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी वही आपको लिखनी होती है। तो 1 प्लस h के ग्रेटेस्ट क्या होगा, 1, और 1 के ग्रेटेस्ट 1 ही होता है अपॉन में h, तो कितना आएगा देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर 1 में से 1 0 अपॉन में h आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको डिवाइड कर लो आप, ठीक है। तो जब अगर h का डिवाइड होगा 0 में तो 0 आएगा। अब देखिए लिमिट आप रख नहीं सकते, तो अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू तो यहाँ पर 0 आ गई थी।
आ गई है, और लेफ्ट हैंड की वैल्यू देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही थी, नॉट डिफाइन आ रही थी, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए नॉट डिफाइन है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, 0 है। दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि x इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन दिया गया है वो अवकलित नहीं है। तो आपको क्या लिखना है अब लास्ट में, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा इतना। अब देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना है कि सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, इसीलिए देयरफॉर x इक्वल टू 1 पर फलन fx अवकलित नहीं है। हमने प्रूव कर दिया पहली बात 1 पर कि ये फंक्शन अवकलित नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर फलन fx अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। फर्स्ट वाला पॉइंट तो हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड। अब सेकंड पे आपको प्रूव करना है कि x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन अवकलित है या नहीं है। तो देखिए ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिए पहले। चलो x इक्वल टू अब 2 पर आपको प्रूव करना है कि अवकलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए करने के तरीका बस यही है, अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लिया है, इसकी वैल्यू निकालना अगर आपको आ गया है, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं था, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद अब x इक्वल टू 2 पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। फिर से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की फॉर्म में यूज कर रहा हूँ तो fx माइनस में h माइनस में fx अपॉन में माइनस का h आपको लेना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 2 रखनी है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 2 माइनस में h माइनस में fx की वैल्यू 2 अपॉन में माइनस का h। अब वैल्यू कैसे निकालते देखिए, f2 माइनस h लिखा हुआ है, पहले तो ये फलन आप साइड में लिख लो, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिक्कत हो रही है इसकी वैल्यू रखने में। तो देखिए यहाँ पर f के आगे क्या लिखा है, 2 माइनस में h लिखा है, इसको इसके नीचे लिख लो, f के आगे 2 माइनस में h लिखा हुआ था, ये मैंने fx के नीचे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन से यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू 2 माइनस में h है, तो यहाँ पर भी x आता है, तो यहाँ पर भी मैं क्या रखूँगा, x की वैल्यू यहाँ से देख करके 2 माइनस में h मैंने यहाँ पर भी रख दिया, ठीक है। तो यानी अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर ध्यान से देखिए f2 माइनस h की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस में h, फिर माइनस f2। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ फलन में, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 रखता हूँ, तो देखिए f2 पर वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ रही है, ठीक है, अपॉन में माइनस का h चल रहा है। अब देखिए ट्रिक मैंने आपको बताई है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने बेसिक लेक्चर में आपको समझाया था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से 2 माइनस में h है, अगर माइनस में कुछ समथिंग लिखी है वैल्यू, ठीक है, 2 माइनस h लिखा है, तो इस 2 से आपको क्या करना है, एक करना है कम, अपने से कम करना है कि 2 माइनस 1 क्या होगा 1, आपको सीधा यहाँ पर 1 लिखना है। ट्रिक बता रहा हूँ, 2 माइनस h है तो 2 से आपको क्या करना है, एक वैल्यू कम करनी है, तो 2 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और 2 इंटीजर है तो ये तो 2 ही आएगा अपॉन में माइनस का h। तो अब कितना आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 अपॉन में माइनस का h हो जाएगा, 1 माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिमिट रखना है, तो 1 अपॉन में h की वैल्यू कितनी है 0, अगर मैंने 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन यानी अनंत अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख लिया नॉट डिफाइन यानी अपरिभाषित, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, अपरिभाषित लिखना है। अगर ये अपरिभाषित है, अगर ये अपरिभाषित हो रहा है तो मतलब ये फंक्शन भी क्या होगा, अवकलित नहीं होगा, ये हमने प्रूव कर दिया है। यहीं पर देखिए आप, अगर इसकी एक भी डेरिवेटिव अगर इसका, यानी अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी अगर नॉट डिफाइन हो रहा है तो मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन अवकलित नहीं होगा, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो पहले, ठीक है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं। पहले देखिए x इक्वल टू 2 पर, बात वैसे यहीं पर एकदम पक्की होगी
कि अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू नॉट डिफाइन आ रही है तो मतलब फंक्शन अवकलित तो हो ही नहीं सकता। भले अगर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी अगर यही आ रही होगी तो फिर भी नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देता हूँ पहले। तो राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालने के फॉर्मूला क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस में h माइनस में एफ एक्स अपॉन में h, ऐसे लिख लो चाहिए आप। अगर x की वैल्यू दे रखी है तो मैंने फॉर्मूले को x के रूप में लिख लिया, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखिए x के स्थान पर आपको क्या रखना है, 2 प्लस में h माइनस में f2 अपॉन में h। अब देखिए ध्यान से, राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले फंक्शन को साइड में लिख लो, अगर आपको वैल्यू निकालने में दिक्कत होती है। फंक्शन क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था ये। अब यहाँ पर देखिए f के आगे क्या लिखा है, 2 प्लस h लिखा है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 प्लस h है, तो यहाँ पर x है तो ये x की वैल्यू आपको यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी 2 प्लस में h, यानी f2 प्लस h की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। इसको पुट कर लो, 2 प्लस में h यहाँ पर पुट कर लिया मैंने, ठीक है। सेम अब देखिए अगर मैं x के स्थान पे 2 रखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखा है, f2 मान लिया मैंने, ये लिख दिया यहाँ पर। अब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो f2 बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आएगा, f2 की वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, h चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आपको मैंने ट्रिक क्या बताई है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस समथिंग लिखा है तो आपको केवल 2 लिखना, पहली वाली वैल्यू लिखनी है 2। इसका क्या होगा, 2 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ तो देखिए 2 लिखा है केवल, तो इसकी 2 ही वैल्यू होगी। अपॉन में h कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 बाई h हो जाएगा, h से आप इसको डिवाइड कर लो तो ये 0 हो जाएगा। लिमिट आप रख नहीं सकते जब h वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही थी, नॉट डिफाइन आ रही थी, और दोनों ही इक्वल नहीं आ रही है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, देखिए मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको। अब आपने सिद्ध कर दिया, देखिए अगर दोनों लिमिट अगर इक्वल नहीं है, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं, चूंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसीलिए x इक्वल टू 2 पर हमने चेक किया था, तो x इक्वल टू 2 पर फलन f(x) अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, ऐसे आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे लिख ले हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, यानी एक्सरसाइज 5.2 मैंने संपूर्ण रूप से समाप्त कर ली, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर ले और इनका रिपीट कर ले, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो लास्ट वाले थे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों के एग्जाम में रिपीट है, तो आपको इनको नोट करना है और इसका रिवाइज करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।